नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 नवंबर 2020 के निरस्त पेपर को हल कराऊंगा। और इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी चैनल जो है इस पर वीडियो बनाए हुए हैं और उनके आंसर अलग अलग बता रहे हैं। तो इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट जो है बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन नंबर 1, 11 और 14 का सही आंसर बता दीजिए। इसीलिए हमको इस पर पुनः वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि इसको मैं एक बार हल करवा चुका हूं। तो यहाँ पर देखिए 1, 11 और 14 क्वेश्चन तो बताऊंगा ही, और साथ में इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हल कराऊंगा, क्योंकि आप लोग एक बार इन सभी का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन परीक्षा में बन सकते हैं। और देखिए सेम क्वेश्चन यही भले ही न रखे जाएं, लेकिन इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन बन सकते हैं। जो है संख्याएं थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए ये जो है पेपर एक बार पुनः देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 1, 11 और 14 का सही से आप लोग जो है हल करने का तरीका सीख लीजिए, क्योंकि इससे दोबारा क्वेश्चन फिर बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा। तो देखिए कुछ चैनल में इसमें बताया जा रहा है कि विषमबाहु त्रिभुज होगा, लेकिन ये विषमबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ये सभी को लगभग में पता हो गया होगा, और नहीं जानते हो तो एक बार फिर जान लो कि देखिए त्रिभुज संभव नहीं होगा। इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं सही होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो त्रिभुज का होता है वो एक लॉजिक होता है कि इसकी जो दो भुजाएं होती हैं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर या जो है उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो भुजाएं जोड़िए तो वो तीसरी भुजा के बराबर या तीसरी भुजा से जो है कम नहीं होना चाहिए। अगर बराबर होगा या कम होगा तो समझ लीजिए कि वो त्रिभुज संभव नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका योग करेंगे तो 5 3 8 होगा, जो कि 8 के बराबर है। अतः त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बना के देख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक भुजा 8 सेंटीमीटर की इस तरीके से खींचे, उसके बाद फिर क्या करते हैं, ऊपर की जो ये भुजाएं हैं इनको खींचने के लिए क्या करते हैं, प्रकार में दूरी लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की ये भुजा इधर वाली खींचना है, तो 3 सेंटीमीटर की भुजा प्रकार में लेंगे और प्रकार की नोक यहाँ पर रख करके और इस तरीके से ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे। तो देखिए एक चाप इस तरीके से मान लीजिए लगेगा। उसके बाद 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और यहाँ पर देखिए इस बिंदु को केंद्र मान करके और इधर को जब चाप लगाएंगे इस तरीके से, तो दूसरा वाला चाप देखिए इस तरीके से कुछ काटेगा इसको, यानी कि देखिए यहाँ पर इसका कटान बिंदु होगा, यानी कि ये एक सरल रेखा बनेगी, ना कि कोई त्रिभुज बनेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों का योग कितना है, 5 3 8 है। और यहाँ पर देखिए ये दूरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से सिर्फ ये 8 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा बनेगी, बाकी यहाँ पर कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से जो है इसका ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी कि त्रिभुज संभव नहीं। तो इसकी आप लोग सही से जानकारी कर लीजिए, यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा। और काफ़ी बड़े बड़े चैनल हैं जिनके 2-2 3-3 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो भी इसमें विषमबाहु पर टिक करवा चुके हैं। तो बिल्कुल ही गलत है, आप लोग उन पर कतई भी विश्वास न करिए। और जो चौथा ऑप्शन है कि त्रिभुज संभव नहीं है, वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, सभी लोग आप लोग जानते हो कि ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, और वो ऑप्शन कौन कौन से थे देखिए। पहला ऑप्शन था 2, दूसरा था √2 और तीसरा था 3.5 और चौथा ऑप्शन था 0। तो इसमें आप लोगों को प्राकृतिक संख्या बताना था। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा भी आप लोगों को पता होगी कि ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 एक ऐसी संख्या थी जो प्राकृतिक संख्या थी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए थे। देखिए एक ऑप्शन दिया था 22/7 और दूसरा ऑप्शन दिया था पाई और तीसरा ऑप्शन 0.69 और चौथा ऑप्शन देखिए 5/√16 दिया था। तो यहाँ पर भी देखिए कहा गया था परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं कहा गया है। तो कुछ स्टूडेंटों को देखिए यहाँ पर जो नहीं शब्द है ये नहीं नजर आता है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं आपको नहीं दिखा समझ लीजिए तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से जो है देख करके पढ़ना है, क्योंकि जल्दबाजी में यहाँ पर अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ गए कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो तुरंत आप 22/7 को टिक कर देंगे। और देखिए इसमें जो परिमेय संख्याएं हैं यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो परिमेय संख्या है, तो आपको जो ऑप्शन पहले दिख जाएगा उसी को आप टिक कर दोगे कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर है क्या कि परिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, उसी को आपको टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए जो है पाई दिया था, तो पाई ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। बाकी 22/7 परिमेय संख्या है, 0.69 परिमेय संख्या है, 5/√16 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √16 का वर्गमूल निकल आएगा तो ये 5/4 हो जाएगा। तो इसका भी देखिए कुछ चैनल जो है गलत आंसर बता रहे हैं कि 22/7 सही होगा, जबकि जो है परिमेय संख्या की परिभाषा ही होती है कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो है 22/7 एक परिमेय संख्या होगी, और यहाँ पर कहा गया है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं कौन सी है, जो पाई है वो क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सर्वसमिका है, निम्नलिखित में सर्वसमिका है। तो देखिए इसमें जो है 4 ऑप्शन इसमें भी आए थे। एक आया था 2x + 3 = 2 और दूसरा ऑप्शन आया था 2x + 1 = 2x + 2 और तीसरा ऑप्शन आया था 4x = 2x + 6 और चौथा ऑप्शन आया था x + 4 = 6 - 3x। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसमें देखिए जो LHS और RHS बराबर वाले जो है समीकरण हो, यानी कि समीकरण या सर्वसमिका जो भी कह लीजिए, क्योंकि पहले से यहाँ पर क्लियर नहीं होता है कि जो है समीकरण दी हुई कि सर्वसमिका। तो जिसमें LHS और RHS बराबर हो तो वो क्या होगी, सर्वसमिका होगी, और जिसमें LHS और RHS बराबर ना हो तो क्या होगी, समीकरण होगी। लेकिन जो है कभी कभी होता यह है कि देखने से हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये सर्वसमिका है कि समीकरण है। तो हम क्या करते हैं कि कोई 2 मान ले लेते हैं, पहले एक मान रखते हैं, चाहे आप 1 रख लीजिए और चाहे 2 रख लीजिए और चाहे 3 रख लीजिए, मतलब 1 2 3 4 में से कोई 2 मान उठा करके और LHS और RHS में रख करके हल कर लीजिए। और जब दोनों कंडीशन में LHS और RHS बराबर आए तो समझ लीजिए सर्वसमिका है, और बराबर ना आए तो समझ लीजिए समीकरण है। ये मैं कई क्वेश्चन इस टाइप के हल करा चुका हूं। तो जो लोग अभी तक इससे संबंधित वीडियो ना देखे हों तो BTC सेकेंड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप लोग जो है सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में सर्वसमिका कहा गया, तो सर्वसमिका देखिए इसका जो सेकंड ऑप्शन था वो सही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर दिया था 2 ब्रैकेट में x + 1 = 2x + 2 ये दिया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इसका अंदर गुणा करोगे तो 2x + 2 हो जाएगा, और इधर भी 2x + 2 दिया हुआ, तो इसमें कोई भी मान रखोगे तो LHS और RHS बराबर होंगे। तो इस प्रकार से यही सर्वसमिका हो जाएगा, यानी कि जब ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत इसको आप देख करके ही हल कर सकते हैं, क्योंकि जो है इसमें LHS और RHS साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि दोनों बराबर हैं। और जब आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई न दे तो आप कोई भी 2 मान रख करके LHS RHS हल कर सकते हैं, और जब दोनों कंडीशन में बराबर आए तो आप उसको सर्वसमिका लिख सकते हैं, और बराबर ना आए तो उसको आप समीकरण लिख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर
जो है 3 की पावर x+2 दिया हुआ है और इसको भी 3 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 और 27 तिहाई कितना होता है, 27 तिहाई 81 होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 और 27 तिहाई 81 होता है, यानी कि 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, घातों की तुलना कर लेंगे। तो देखिए घातों की जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बेस जो है उसको हटा देंगे और पावर पावर केवल लिख लेंगे। तो यहाँ पर x+2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर लिख भी सकते हैं घातों की तुलना करने पर तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x+2 बराबर 4। अब यहाँ पर x को एक तरफ रखेंगे और इस 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर 4 - 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए x बराबर 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू निकल आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, x² - 7x + 6 बराबर 0 को हल कीजिए। x² - 7x + 6 बराबर 0 को हल कीजिए। तो देखिए जब हल करने के लिए कहा जाए तो समझ लीजिए वहां पर आपको x की वैल्यू निकालना है। अगर यहाँ पर सिर्फ इतना दिया होता तो समझ लीजिए कि आपको गुणनखंड करना है, लेकिन यहाँ पर बराबर में 0 भी दिया है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको सबसे पहले हम उतार लेंगे और उसके बाद फिर इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पर इसको तोड़ लेंगे तो देखिए 6 + 1 में टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे और गुणे में x हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इस x का अंदर गुणा कर लेंगे। तो देखिए इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दो दो के जोड़े बना लेंगे इस तरीके से और फिर जो है यहाँ से देखिए इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x - 6 और फिर यहाँ से देखिए माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी x - 6 बच जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए x - 6 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर x - 6 कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ से देखिए x बचा और यहाँ से बचा माइनस का 1। तो यहाँ पर देखिए फिर बराबर में 0 लिख लेंगे। अब एक बार यहाँ पर x - 6 बराबर 0 ले लेंगे और यहाँ पर फिर एक बार x - 1 बराबर 0 ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए x - 6 बराबर 0 हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर x - 1 बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x की एक वैल्यू 6 निकल आएगी और x की एक वैल्यू 1 निकल आएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए ये अंक बदला गया है। यहाँ पर 72 जो है जो किताब में क्वेश्चन लिखा हुआ उसमें 72 दिया हुआ है और यहाँ पर 14 लिखा हुआ है। तो अब की बार ये 72 वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर, माना 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर, माना 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, x रुपया। और फिर यहाँ पर मान लेंगे तथा 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। तो यहाँ पर 7 पुस्तकों का मूल्य x माने हैं तो यहाँ पर 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, x - 14 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम निकाल लेंगे 2 पुस्तकों का मूल्य, इसलिए 2 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 पुस्तकों का मूल्य बराबर। तो देखिए यहाँ पर 7 पुस्तकों का मूल्य हम माने हैं और ये 5 पुस्तकों का मूल्य हमारा निकला हुआ है। अब यहाँ पर हम अगर 7 पुस्तकों के मूल्य में से
5 पुस्तकों के मूल्य को घटा दें तो हमारे 2 पुस्तकों का मूल्य निकल आएगा। तो वही काम यहाँ पर हम करेंगे। x माइनस यहाँ पर कर देंगे x माइनस 14, यानी कि x माइनस 14 को x में से घटा देंगे तो यहाँ पर 2 पुस्तकों का मूल्य निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस x प्लस, यहाँ पर यानी कि ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा तो यहाँ पर प्लस का 14 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 14 हो जाएगा, यानी कि 2 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 14 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एक पुस्तक का मूल्य बराबर, तो देखिए जब 2 पुस्तकों का मूल्य पता है तो हम आसानी से 2 पुस्तकों का मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक पुस्तक का मूल्य बराबर, तो देखिए एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, जो 2 पुस्तकों का मूल्य है उसको 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 14/2 हो जाएगा। तो 14/2 जब करेंगे तो यहाँ पर 2 से इसको सरल कर लेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 7 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, a+1/a बराबर 3, तो a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है पूरा उतार लेंगे नीचे, a+1/a बराबर 3। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a+1/a का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर खोल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a² + 1/a² + 2ab, यानी कि 2 × a × 1/a बराबर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये a से a ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर रहेगा। तो देखिए ये a से ये a कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, a² + 1/a² हो जाएगा और यहाँ पर देखिए अब बचा है ये 2। अब इस 2 को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 - 2। अब यहाँ पर देखिए a², क्योंकि यहाँ पर a² + 1/a² का मान निकालना था तो इसको इधर ही रखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा a² + 1/a² बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 7 और देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि a² + 1/a² बराबर 7 आ रहा है तो ये आंसर आपका निकल आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक का मूल्य 5x² + 2x + 1 है। इसी प्रकार की 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि एक पुस्तक का मूल्य बराबर, चूंकि एक पुस्तक का मूल्य बराबर, तो देखिए एक पुस्तक का मूल्य कितना दिया हुआ है, 5x² + 2x + 1 दिया हुआ है और कहा गया है इसी प्रकार की 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसलिए 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर, पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 5x² + 2x + 1 गुणे, यानी कि जो ये संख्या है इसी से गुणा हो जाएगा तो 2x + 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखिए इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 2x² का 2x से करेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 5 दूना 10 x³ हो जाएगा और फिर इसका इससे करेंगे तो 25 हो जाएगा और x² हो जाएगा। फिर इस 2x का इससे करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 x² और फिर 2x का इससे करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10x और फिर देखिए 1 का करेंगे 2x से तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ घटा लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्यूब वाला सिर्फ एक पद है तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे
और फिर यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाले दो पद हैं तो इनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25x स्क्वायर में 4x स्क्वायर जो है जुड़ जाएगा, दोनों में प्लस है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 29x स्क्वायर। और फिर जो है 10x में 2x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12x। और फिर यहाँ पर प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिख लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे कि माना बगीचे में कुल पंक्तियां हैं बराबर, माना बगीचे में कुल पंक्तियां बराबर, माना बगीचे में कुल पंक्तियां बराबर x हैं तथा यह कह लीजिए तो प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या बराबर। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना जो है बगीचे में कुल पंक्तियां बराबर x मान लेंगे तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या भी x हो जाएगी। तो यहाँ पर यही मान लेंगे तो प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या बराबर, लगे पौधों की संख्या बराबर, पौधों की संख्या बराबर हो जाएगी x। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए कहा गया है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे बगीचे में लगे कुल पौधों की संख्या बराबर, बगीचे में लगे कुल पौधों की संख्या बराबर, कुल पौधों की संख्या बराबर। तो देखिए कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में जितने पौधे लगे हैं और जो प्रत्येक पंक्ति में देखिए यहाँ पर है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जितनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में जितने पौधे लगे हैं उन दोनों का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर वही चीज लिख देंगे कि पंक्तियों की संख्या गुणे क्या हो जाएगा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, गुणे प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या, लगे पौधों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या देखिए x है और प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या भी x है और लगे कुल पौधों की संख्या देखिए 2025 दी हुई है। तो यहाँ पर 2025 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर कर लेंगे और इस पूरे जो है पद को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2025। अब यहाँ पर x का जो स्क्वायर है उसको हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा तो अंडर रूट 2025 हो जाएगा। अब इसका देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 2025 को सबसे पहले हम देखिए 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18 हो जाएगा, फिर 3 सत्ते 21, तीनों पच्ची 15 हो जाएगा। फिर देखिए 3 से काटेंगे इसको तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, तीनों पच्ची 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, तीनों पच्ची 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 दूना 6, तीनों पच्ची 15 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम नीचे गुणनखंड लिख लेते हैं। x बराबर हो जाएगा अंडर रूट देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 देखिए 4 बार 3 है, फिर गुणे 5 गुणे
5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो दो के जोड़े बना लेंगे और इन दो दो के जोड़े में से देखिए प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या जो है रूट के बाहर हो जाएगी। इसी तरीके से वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 3 ये बाहर आएगा, फिर ये 1 3 ये बाहर आएगा गुणे के रूप में, फिर एक बार ये 5 बाहर आएगा। तो इस प्रकार से 3 त्रिका 9 और 9 पछे 45, यानी कि यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी कि पौधों की संख्या कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी जो है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो देखिए इसको सही से लगाने का तरीका आप लोग सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है -1/2 तथा 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं भी जो है इस क्वेश्चन को एक बार बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर देखिए समदूरस्थ संख्याएं कही गई हैं और हमने सिर्फ बीच की संख्याएं निकाली थी। तो देखिए यहाँ पर हमको बीच की संख्याएं तो निकालनी है, लेकिन ऐसी संख्याएं निकालनी है जो समदूरस्थ हों। समदूरस्थ का मतलब जो है बराबर दूरी पर हों। तो यहाँ पर देखिए हमको इनके बीच की बराबर दूरी की संख्याएं निकालना है। मान लीजिए संख्या रेखा पर इस तरीके से मान लीजिए ये 0 है और ये माइनस की संख्या है, तो ये इधर कहीं इसकी पोजीशन होगी। ये मान लीजिए यहाँ पर है कहीं -1/2 और ये प्लस वाली संख्या है, ये 0 के इधर कहीं पर जो है होगी ये संख्या, यानी कि 5/4 यहाँ पर कहीं पर होगी। और हमको देखिए जो है इनके बीच में जो है दो संख्याएं, यहाँ पर देखिए दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इनके बीच की दो संख्याएं ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या हो जाएगी और मान लीजिए एक संख्या यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि इसके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, इसके बीच की यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए और यहाँ पर भी इसके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। तो हमको ये दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि इसके और इसके बीच की दूरी मान लीजिए x है। तो यहाँ पर देखिए हम x मान लेंगे। तो देखिए x अगर इसके बीच की दूरी है तो यहाँ पर देखिए इसके बीच की भी दूरी कितनी होगी, x होगी, और यहाँ पर इसके बीच की भी दूरी कितनी होगी, x होगी। तो इस प्रकार से हम मान लेंगे। और देखिए ये शॉर्ट कट तरीका बता रहे हैं, अगर लॉन्ग कट से बताएंगे तो थोड़ा ये और जो है लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट कट में आप समझ लीजिए कि इसको कैसे हल करना है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर इसके बीच की दूरी x है और इसके बीच की दूरी x है और इसके बीच की दूरी x है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हमको मान लीजिए ये संख्या और ये संख्या हमको निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए -1/2 में अगर हम x जोड़ें यहाँ पर इस तरीके से तो ये संख्या पता हो जाएगी, और फिर x जोड़ें तो कौन सी संख्या पता हो जाएगी, ये वाली संख्या हमारी पता हो जाएगी, और फिर x जोड़ें तो कौन सी संख्या पता हो जाएगी, 5/4 पता हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस संख्या में एक x ये और एक x ये और एक x ये जोड़ेंगे तो हमको कौन सी संख्या मिलती है, 5/4 मिलती है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझना। देखिए यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच की समदूरस्थ संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए दो बीच में ऐसी संख्या होंगी कि इनके भी बीच में दूरी बराबर हो और यहाँ पर भी दूरी बराबर हो और यहाँ पर भी दूरी बराबर हो। और फिर जो है देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए एक संख्या के बीच की दूरी x मान लेंगे। तो देखिए जब समदूरस्थ संख्या है तो सभी के बीच की दूरी x होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम जब x जोड़ेंगे तो ये संख्या मिलेगी, फिर x जोड़ेंगे तो ये संख्या मिलेगी, फिर x जोड़ेंगे तो हमको ये संख्या मिल जाएगी। तो बराबर में हम ये संख्या इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनको जोड़ेंगे तो आएगा 3x और फिर इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो 5/4 और प्लस का कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 और प्लस यहाँ पर देखिए 2 से नीचे गुणा हुआ है तो 4 हुआ है, तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 3x बराबर
5 2 7, 7/4 हो जाएगा। अब इस 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7/4 3 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए गुणे में है, उधर जाएगा तो जो है भाग में हो जाएगा, यानी कि नीचे 4 में गुणा करेगा तो इस प्रकार से x बराबर 7/12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है x की वैल्यू ये निकली हुई है। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये संख्या मान लीजिए ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए चाहे नीचे लिख लीजिए, यहाँ पर अतः पहली समदूरस्थ संख्या बराबर देखिए पहली समदूरस्थ संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए हम अगर इसमें देखिए x की वैल्यू जोड़ेंगे, यानी कि x देखिए यहाँ पर ये इतनी दूरी x माने थे, तो इसमें हम अगर x की वैल्यू जोड़ेंगे तो हमको ये दूरी पता हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि माइनस के 1/2 में जो ये 7/12 आया है इसको जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से 7/12 नीचे लिख लेंगे। अब प्लस में अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए बटे में 2 है तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो है 2 का 6 से गुणा किए हैं तो 12 हुआ है, तो ऊपर भी 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का 7 है तो प्लस का 7 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 और 7 घट जाएगा क्योंकि 1 के साथ में प्लस है और 1 के साथ में माइनस है, तो यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा। और बटे में 12 है तो 12 लिख देंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या छोटी है। तो इस प्रकार से पहली समदूरस्थ संख्या कौन सी हो जाएगी, 1/12 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरी समदूरस्थ संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दूसरी समदूरस्थ संख्या कौन सी हो जाएगी, दूसरी समदूरस्थ संख्या बराबर। तो देखिए अब क्या करेंगे, जो 1/12 आया है वो यहाँ पर होगा 1/12। अब देखिए इसमें जब हम x जोड़ेंगे तब हमको यहाँ वाली संख्या मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, अब हम जो ये 1/12 आया है इसमें x की वैल्यू जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1/12 प्लस कितना हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चूंकि एलसीएम यहाँ पर देखिए बराबर यहाँ पर जो लासा है वो बराबर है, यानी कि हमको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर ऊपर देखिए 1 है और इसमें अंश में, और यहाँ पर देखिए 7 है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 7 1 8 हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा। यानी कि पहली जो संख्या होगी वो 1/12 होगी और दूसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 8/12 होगी। देखिए इसको चाहें तो सरल भी कर सकते हैं आप, 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी कि 2/3 भी आ सकता है और 8/12 भी आ सकता है, जो चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये संख्या है और जो ये संख्या है यही जो है समदूरस्थ संख्याएं बीच की हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर 1/12 हो जाएगा और यहाँ पर 8/12 हो जाएगा। इसको चाहें तो आप 2/3 भी लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है परिमेय संख्या में दिया हुआ है कक्षा 7 में, यानी कि जो परिमेय संख्या वाला चैप्टर है उसमें आप लोग देखिए जो परिषदीय बुक हैं कक्षा 7 की, उसमें देखिए जो है आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें जो है 8 समदूरस्थ संख्याएं बीच की पूछी गई हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 पूछी गई हैं। तो इसी तरीके से आप 8 भी निकाल सकते हैं x मान करके। और वहाँ पर जो है मेथड दूसरा बताया गया है, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है मेथड, यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट बताया गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक जो भी परिषदीय बुक हैं, यानी कि जो सरकारी किताबें चलती हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके कोर्स में वो चैप्टर है तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बार जो है किताबें उठा करके और उसमें के जो क्वेश्चन हैं और ख़ासकर जो उदाहरण में क्वेश्चन दिए हैं वो ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो परिषदीय बुकों से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों का अब तैयार हो गया है, यानी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन अब आएगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, x⁴y माइनस x(y⁴) का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप सभी लोग इसको कई बार पढ़ चुके हो।
देखिए इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ से देखिए मिल रहा है एक्स वाई। तो यहाँ से देखिए एक्स वाई जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा एक्स की पावर 3 और यहाँ से बचेगा माइनस का वाई की पावर 3। अब यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 का फार्मूला बन रहा है, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो वही फार्मूला यहाँ पर खोल देंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो देखिए इसमें होता है एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वाई और फिर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस प्रकार से उसी फार्मूले में यहाँ पर एक्स और वाई के मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि 28 मीटर जो है लंबा, यहाँ पर देखिए 28 मीटर लंबा है, यानी कि जो मैदान है वो उसकी एक भुजा कितनी है, 28 मीटर लंबी है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए एक वर्ग बना लेंगे और इसकी एक भुजा कितनी दी हुई है, 28 मीटर इस तरीके से दी हुई है, और इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। यानी कि मान लीजिए इस तरीके से जो है चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2 मीटर इधर निकल जाएगा और 2 मीटर इधर निकल जाएगा, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, यहाँ पर मीटर में दिया हो 4 मीटर कम पड़ जाएगी। तो देखिए चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको 24 कर सकते हैं। और देखिए वर्गाकार है, इसलिए जब ये जो है लंबाई इसकी जो है 24 हो जाएगी तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। क्योंकि इधर भी 2 कम पड़ेगा और इधर भी 2 जो है मीटर कम पड़ेगा, तो यहाँ पर ये भी 24 हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे कि वर्गाकार मैदान की एक भुजा बराबर, सबसे पहले लिख लेंगे कि वर्गाकार मैदान की एक भुजा बराबर, मैदान की एक भुजा बराबर। तो देखिए वर्गाकार मैदान की एक भुजा दी हुई है 28, चूंकि ये वर्ग है तो सभी 28 जो है मीटर की भुजाएं होंगी। अब फिर जो है लिखेंगे चूंकि 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर है, चूंकि 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर है, रास्ता चारों ओर है, तो शेष बचे वर्ग की भुजा बराबर, शेष बचे वर्ग की भुजा बराबर। देखिए 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर है, तो यहाँ पर जो शेष वर्ग बचा उसकी जो है एक भुजा कितनी होगी, तो शेष बचे वर्ग की भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, 28 माइनस, देखिए यहाँ पर 28 जो है ये पूरी भुजा है और इसमें से 2 इधर निकलेगा और 2 इधर निकलेगा, यानी कि माइनस इसमें 2 प्लस 2 करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 प्लस 2 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 28 माइनस 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 28 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24। तो इस प्रकार से 24 मीटर इसकी एक भुजा हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, अब शेष बचे मैदान का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे शेष बचे मैदान का क्षेत्रफल बराबर, तो शेष बचे मैदान का क्षेत्रफल बराबर, मैदान का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए चूंकि जो ये आकृति है वो कैसी है, वर्गाकार है, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे भुजा स्क्वायर, और देखिए भुजा कितनी है, 24 है, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो यहाँ पर 576 वर्ग मीटर आंसर इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज
दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर हैं। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी स्टूडेंट का छूट गया था, क्योंकि जो है समरूप त्रिभुज में देखिए जो बुक दी हुई हैं उसमें जो है ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए जो है ये क्वेश्चन हल भी नहीं कराया गया था, तो काफ़ी स्टूडेंट का जो है ये क्वेश्चन छूट गया था। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो इसका सही हल करने का तरीका आप लोग जान लीजिए। देखिए मान लीजिए ये त्रिभुज 1 है और जो है दूसरा एक त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, मान लीजिए ये है, और मान लीजिए इसका एरिया मान लीजिए A1 है और ये A2 है, ये मान लीजिए एरिया है, और ये दिया हुआ है परिमाप इसका। देखिए पहले त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है 40, तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और दूसरे का दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर लिख लेंगे। मान लीजिए ये इसकी भुजा एक है A और इसकी मान लीजिए संगत भुजा है B, तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर हैं। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि परिमाप दिया हुआ है और करना क्या है कि हमको पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए हमको ये इसकी ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो समरूप त्रिभुज होता है उसके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं, उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो संगत भुजाएं, जैसे संगत भुजा A और B, ये दोनों क्या हैं, संगत भुजाएं हैं। इसके ये भुजा संगत है और इस भुजा के ये भुजा संगत है। तो जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, यानी कि इसका जो A1 और A2 का यहाँ पर लिख लीजिए, A1 और A2 का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि A का स्क्वायर अपान B का स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। और एक इसकी दूसरी कंडीशन होती है परिमाप की। देखिए परिमाप की क्या कंडीशन होती है कि समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वह त्रिभुज के परिमापों के अनुपात में होती हैं। यानी कि मान लीजिए इसकी संगत भुजाएं कौन सी हैं, A और B हैं। तो यहाँ पर देखिए संगत भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, त्रिभुज के परिमापों के अनुपात में होती हैं। मान लीजिए परिमाप को हम P से प्रदर्शित कर लें, तो P यहाँ पर मान लीजिए P1 मान लें इसको और P2 इसको मान लें। यानी कि एक त्रिभुज के परिमाप को P1 मान लें और दूसरे त्रिभुज के परिमाप को P2 मान लें। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो है समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो त्रिभुज के परिमापों के अनुपात में होती हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो संगत भुजाएं A और B हैं वो इस तरीके से परिमापों के अनुपात में लिखी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए P अपान P यानी कि जो है परिमाप इसका जो फर्स्ट त्रिभुज का परिमाप P1 हो जाएगा और सेकंड त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। और ये जो है वो संगत भुजाओं के बराबर यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर इसके बराबर हम क्या कर सकते हैं, इसके बराबर हम जो है लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए P1 अपान P2, इस तरीके से P1 अपान P2 का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब इनका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 का स्क्वायर और अपान क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर। अब इन दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 चौक 16 यानी कि 1600 हो जाएगा, और बटे 50 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2500 लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर 16 बटे 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमको क्या करना था कि जो समरूप त्रिभुज दिए थे उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना था। तो यहाँ पर A1 अनुपात A2 कितना हो जाएगा, 16 अनुपात 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी जो है आसानी से हल किया जा सकता है। एक बार पुनः क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है वो A1 माना गया है और ये A2 माना गया है। यहाँ पर ये A है भुजा और ये B है। मान लीजिए संगत भुजाएं हैं, मान लीजिए क्या संगत भुजाएं, देखिए ये भुजा जो है इसके संगत भुजा है और ये इसके संगत भुजा है और ये भुजा इसके संगत भुजा है। तो यहाँ पर देखिए A और B संगत भुजाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए समरूप त्रिभुज की संगत जो है भुजाएं ये हैं और जो है
इसके एरिया जो होता है समरूप त्रिभुज का जो एरिया होता है या कह लीजिए क्षेत्रफल जो होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वही यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि A1/A2 बराबर A² / B²। और फिर देखिए एक दूसरी कंडीशन होती है इसके परिमाप की कि जो समरूप त्रिभुज होती हैं उनकी जो भुजाएं होती हैं, भुजाएं जो होती हैं वो परिमाप के जो है अनुपात में होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो A/B हैं। तो यहाँ पर देखिए ये परिमाप के अनुपात में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिमाप के अनुपात में लिख दिया गया है जो है P1/P2, यानी कि पहले का जो परिमाप है वो P1 मान लिया गया है और दूसरे का P2 मान लिया गया। तो यहाँ पर देखिए ये अनुपात में होती हैं, तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर A/B बराबर P1/P2 लिखा गया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो है भुजाओं का स्क्वायर जो है इसके एरिया के जो है अनुपात में होता है। तो यहाँ पर जो है भुजाओं की जगह पर जो है परिमाप को लिखा जा सकता है और उसका स्क्वायर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है दोनों को बराबर में दिखाया गया है। तो यही काम यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर जो परिमाप दिया हुआ है वो परिमाप जो है अनुपात में लिख करके उनका जो है स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर वही काम किया गया है। तो इस प्रकार से A1/A2 बराबर 16/25 आ जाएगा, यानी कि A1/A2 क्या हो जाएगा 16/25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 671 कामा 781 एवं 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि भाग विधि से मासा ज्ञात करना है। अगर भाग विधि से कहा जाए तो भाग विधि से ज्ञात करिए, अगर कहा जाए गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है तो आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। और जब कुछ ना कहा जाए, यानी कि ना तो कहा जाए भाग विधि से और ना तो कहा जाए गुणनखंड विधि से, सिर्फ कहा जाए आपको मासा ज्ञात करना है या लासा ज्ञात करना है, तो वहां पर आपको जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि भाग विधि से करना है, तो हम भाग विधि से ही इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या 771 है, तो उसको पहले लिख लेंगे, फिर उससे जो बड़ी संख्या है उसको इससे भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए उससे बड़ी संख्या 781 है, तो उसको जो है 671 से भाग देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार जाएगा, तो यहाँ पर एक बार इसको ले जाएंगे 671। अब यहाँ पर इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 8 में से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 110 बचा है। अब इस 110 को पुनः जो है इससे भाग देंगे, तो यहाँ पर 671 लिख लेंगे। अब ये देखिए कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 6 बार। तो यहाँ पर 6 बार ले जाएंगे तो 110 छक्का कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 नीचे उतारेंगे और यहाँ से फिर 1 उतर आएगा। अब इस 11 से क्या करेंगे 110 को भाग देंगे, तो देखिए 110 को भाग देंगे तो यहाँ पर 11 एकम 11 हो जाएगा। यहाँ पर बचा देखिए 0, तो यहाँ पर 0 उतार करके और एक बार इसको 0 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 11 से पूरा पूरा कट गया है, यानी कि 671 और 781 का मासा कितना आ गया है 11 आ गया है। अब हम देखेंगे कि क्या 11 ही इस संख्या का भी मासा होगा। तो हम क्या करेंगे जो है 11 से इसको भी भाग करेंगे। तो यहाँ पर इधर साइड में देख लेते हैं 11 भागे 1441 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये एक बार जाएगा तो 11 एकम 11 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 बचा, इधर 4 उतारेंगे तो फिर कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 33 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 शेष बचा, ऊपर से 1 फिर उतारेंगे, फिर देखिए एक बार जाएगा 11 एकम 11 हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या 11 से कट गई है, अतः इसका मासा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मासा बराबर लिख लेंगे। देखिए सारी की सारी संख्या 11 से ही कटी हैं, तो यानी कि 11 ही इसका मासा हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9 और 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पद दिए हुए हैं इन पदों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम इनका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 4 है तो 4 को लिख लेंगे। फिर देखिए 5 है 5 को लिख लेंगे।
फिर देखिए क्या है, 7 है तो 7 को लिख लेंगे। फिर देखिए 7 के बाद फिर 9 है तो 9 को लिख लेंगे। फिर 9 के बाद देखिए 10 है, 10 को लिख लेंगे। फिर 10 के बाद 11 है, 11 को लिख लेंगे। फिर जो है 12 है, 12 को लिख लेंगे। फिर 12 के बाद देखिए क्या है, 12 के बाद फिर देखिए 15 है, 15 को लिख लेंगे। और 15 के बाद फिर 16 है, 16 को लिख लेंगे। और फिर देखिए 16 के बाद और कोई संख्या नहीं है। अब यहाँ पर गिन लेंगे कि सारी संख्या हम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या यहाँ पर भी गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या यहाँ पर हैं, यानी कि हम पूरी संख्याएं लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है देखिए 9 संख्या है, यानी कि यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि एक ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। तो यहाँ पर माध्यिका हमको निकालनी है, तो माध्यिका का जो विषम संख्या वाला फार्मूला है वही लगा देंगे। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n+1 अपान 2वां पद। ये होता है जब यहाँ पर जो है पदों की संख्या विषम आती है, तब ये फार्मूला लगाते हैं। और सम के लिए दूसरा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर n+1 अपान 2वां पद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए n है 9 और जो है प्लस का 1/2 कर देंगे। यहाँ पर देखिए वहाँ पद लिख लेंगे। अब इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 10/2 और फिर जो है यहाँ पर भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि 5वां पद यहाँ पर लिख लेंगे, 5वां पद। अब देखिए 5वां पद है क्या, वो ऊपर देखेंगे। यहाँ पर जो आरोही क्रम में लिखे हो, यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में भी लिखना जरूरी है। अगर आप आरोही क्रम में नहीं लिखोगे तब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब 5वां पद आया है, आरोही क्रम में नहीं। ऐसे ही अगर आप उतार दिए तो यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पे कौन से पद आएगा, 1 2 3 4 5, 5वें पद पर 5वें नंबर पर देखिए यहाँ पर 12 आ रहा है। लेकिन जो है जब ऐसे आप आरोही क्रम में लिख देंगे तो देखिए 5वें नंबर पे कौन सा पद आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5वां पद देखिए क्या है, 10 है। तो यहाँ पर 10 ही आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर 12 आंसर नहीं होगा। अगर आप आरोही क्रम में नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमको आरोही क्रम में लिखना है, उसके बाद फिर हमको माध्यिका का फार्मूला लगाना है। वो चाहे यहाँ पर जो है पदों की संख्या सम हो और चाहे विषम हो, आपको आरोही क्रम में सभी में लिखना है। और यहाँ पर देखिए जब विषम में हो तो ये फार्मूला लिखना है, और सम में हो तो जो दूसरा फार्मूला लिखाया गया है उसको आपको यूज करना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना आयत की चौड़ाई बराबर, माना आयत की चौड़ाई बराबर, माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर चौड़ाई जब x माने हो तो यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर। तो देखिए आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है 26, तो परिमाप की जगह पर 26 लिख लेंगे। और लंबाई देखिए दी हुई है, यानी कि जो माने हैं जो है लंबाई दी हुई है x + 5 और चौड़ाई माने हैं x, तो यहाँ पर प्लस में x लिख लेंगे। अब यहाँ पर 26 बराबर कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर देखिए x में x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 26 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x और प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा। और फिर इस 4x को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4x मान लीजिए इधर ही है और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 26 के साथ में माइनस करेगा। तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए
x बराबर कितना हो जाएगा, 26 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और फिर इस 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो देखिए 4 इधर गुणे के रूप में है, इधर जाएगा तो भाग करेगा तो 16/4 हो जाएगा। अब x बराबर देखिए इसको सरल कर लेंगे तो 4 से जब भाग करेंगे तो जो है कितना हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16 होता है, यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर 4 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन देखिए निकालना क्या था, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई निकालनी थी तो यहाँ पर लंबाई हम क्या माने थे, नीचे यहाँ पर लिख लेंगे अतः लंबाई बराबर x प्लस 5 माने थे, तो यहाँ पर x प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी x की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5। तो यहाँ पर 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, तो 9 सेंटीमीटर ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पर देखिए कुछ जो है पद दिए हुए हैं और इनको क्या करना है कि 5 का वर्ग अंतराल लेकर के बारंबारता सारणी बनाना है। तो सबसे पहले इन पदों को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनका आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो 2 को लिख लेंगे। फिर 2 के बाद 4 है तो 4 को लिख लेंगे। और 4 के बाद देखिए 8 है, 8 को लिख लेंगे। फिर 8 के बाद देखिए कौन सी संख्या है, तो 8 के बाद 11 है, 11 को लिख लेंगे। फिर 11 के बाद फिर 14 है, 14 को लिख लेंगे। और फिर 14 के बाद देखिए कितनी है, 16 है, 16 को लिख लेंगे। और 16 के बाद फिर 20 है, 20 को लिख लेंगे। और 20 के बाद फिर देखिए 20 के बाद फिर देखिए 28 से छोटी 25 है, 25 को लिख लेंगे। और 25 के बाद फिर देखिए क्या है, 25 के बाद फिर जो है 28 है, 28 को लिख लेंगे। और फिर 28 के बाद फिर क्या है, 30 है, 30 को लिख लेंगे। तो यहाँ पर 28 के बाद 30 हो जाएगी। और 30 के बाद फिर देखिए 40 है, 40 को लिख लेंगे। और 40 के बाद फिर 48 है, 48 को लिख लेंगे। तो ये इनका हो जाएगा आरोही क्रम। अब हमको क्या करना है कि इनकी बारंबारता सारणी हमको बनानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5-5 का जो है वर्गंतराल बना करके इस तरीके से इनके वर्गंतराल जो है बना लेंगे। अब देखेंगे कि कौन सी संख्या किस वर्गंतराल में पड़ती है, तो उन संख्याओं को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 और 5 के बीच में कौन सी संख्या पड़ती है, तो यहाँ पर देखिए 0 और 5 के बीच में दो संख्या यहाँ पर पड़ती हैं, 2 और 4। तो यहाँ पर हम इनकी बारंबारता क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर देखिए 5 और 10 के बीच में कौन सी संख्या पड़ती हैं, तो देखिए 5 और 10 के बीच में सिर्फ 8 पड़ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक संख्या पड़ रही है, तो इसकी संख्या यहाँ पर लिख लेंगे 1। फिर यहाँ पर देखिए 10 और 15 के बीच में कितनी संख्या पड़ रही हैं, तो यहाँ पर देखिए 10 और 15 के बीच में दो संख्या पड़ रही हैं, 11 और 14। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और फिर जो है देखिए कौन सा वर्ग अंतराल है, फिर देखिए 15 और 20 है, तो 15 और 20 के बीच में कितनी संख्याएं पड़ रही हैं, तो देखिए 15 और 20 के बीच में देखिए 16 पड़ रहा है, तो यानी कि एक संख्या पड़ रही, तो यहाँ पर एक संख्या लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 25 जो है अपर लिमिट है और 20 जो है वो लोअर लिमिट है, यानी कि हमको क्या करना है, इस 25 को इसमें नहीं शामिल करना, यानी कि 25 वाली जो संख्या होगी वो इसमें शामिल होगी। तो यहाँ पर 20 और 25 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 20 और 25 के बीच में सिर्फ 20 शामिल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगी संख्या। और फिर 25 और 30 के बीच में कौन सी संख्या होंगी, तो यहाँ पर 25 और 30 के बीच में सिर्फ एक संख्या होगी। यहाँ पर देखिए 25 और 30 के बीच में कौन संख्या होगी, सिर्फ जो है यहाँ पर दो संख्या होंगी, 25 और 28। और 30 को अगली में शामिल किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है इस वर्ग अंतराल में 25 और 30 के बीच में दो संख्याएं होंगी, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए 30 और 35 के बीच में कितनी संख्या होंगी,
तो देखिए 30 और 35 के बीच में सिर्फ एक संख्या होगी, यहाँ पर 30 है जो वही इसमें होगा, तो यहाँ पर जो है एक संख्या हो जाएगी। फिर 35 और 40 के बीच में, तो देखिए 35 और 40 के बीच में कोई संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ 35 और 40 के बीच में सिर्फ 40 आ रहा है, जो कि वो अगले वर्ग अंतराल में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। और फिर 40 और 45 के बीच में कौन संख्या होंगी, तो देखिए 40 और 45 के बीच में सिर्फ 40 होगा, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। और फिर देखिए 40 और 45 हो गया, 45 और 50 के बीच में कितनी संख्या हो जाएंगी, तो 45 और 50 के बीच में एक संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बारंबारता सारणी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बार हम गिन करके देख लेते हैं जितनी बारंबारता जो सारणी बनी हुई है, तो ये जो बारंबारता आई है इनका योग कर लेंगे, तो इनका योग जितनी संख्याएं ये हैं, या कह लीजिए जितने पद हैं उनके जो है पदों की संख्या के बराबर ही इनका योग आना चाहिए। तो यहाँ पर गिन लेते हैं इनको, 2 3 4 5 6 7 7 2 9 और 1 10 11 12 12 आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पर ये बारंबारता सारणी हम बनाए हैं, बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देखिए एक खास बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो देखिए इम्पॉर्टेंट सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए जो पेपर अभी आया नहीं सामने, तो हम लोग तो देखिए कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो उसको इम्पोर्टेंट समझ करके ही पढ़ाते हैं। तो आप लोग जितना भी हो सके उतना आप लोग पढ़िए, और जो है जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ये मान के चलिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा हो, जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है वो सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है, और कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं या जो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, वो सारा जो डीएलएड की बुक हम लोगों के पास है वहीं से लेते हैं। और एक बार बहुत अच्छे से आप लोगों की पूरी तैयारी कराई जा चुकी है, और फिर भी आप लोग हमेशा जो है नए वीडियो ही देखते हो और जो है पुराने वीडियो नहीं देखते हो। तो आप लोग पुराने वीडियो से भी अध्ययन करिए। कहने का मतलब ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से एक बार तैयारी कराई जा चुकी है, तो वहाँ पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे पहले से आप लोगों को हल कराए जा चुके हैं। और जब नया वीडियो अब कोई डाला जाता है तो वो भी उन्हीं पे जो है वीडियो बनाए गए हैं उन्हीं में से जो है क्वेश्चन उठाए जाते हैं, यानी कि उनको ऑलरेडी पहले से हल करवाया जा चुका है। तो इसलिए आप लोग ये जरूरी नहीं कि नए नए वीडियो डाले जाएं तभी आप लोग देखो, आप लोग पुराने वीडियो भी देखो और वहाँ से भी आप लोग जो है अच्छे से अध्ययन करो, तब भी आपका पूरा कोर्स अच्छे से तैयार हो सकता है। आप लोग ये जरूरी नहीं कि नए वीडियो ही देखो। और जो है रही बात इम्पोर्टेंट की, तो देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हल कराए गए हैं उनका आप लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, और जितने भी मॉडल पेपर हल करवाए गए हैं वो भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें चुन करके रखे गए हैं, तो वो भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इस प्रकार से जितने भी प्रीवियस पेपर हैं और जितने मॉडल पेपर हैं वो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, और हो सके तो और जितने भी वीडियो जो है अपलोड किए गए हैं वो सारे के सारे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए जब तक पेपर सामने आता नहीं है तब तक हम कह सकते हैं कि जितना कुछ पढ़ाया गया है वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर पहले से नहीं पता किया जा सकता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, सिर्फ एक गेस किया जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग जो है क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट लगते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हल करवाते हैं। तो आप लोग सारे के सारे वीडियो अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को तैयार करिए, तभी जो है आप लोगों की अच्छी तैयारी हो सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो इस प्रकार से आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।